हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 8 के इन-टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स का सॉल्यूशन। चैप्टर नंबर 8 का नाम है आपका हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होती है। इसके जो एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स हैं इनका सॉल्यूशन हम दूसरी वीडियो के अंदर डाल चुके हैं, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आपके पेज नंबर 128 से हैं ये क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के अंदर जो डीएनए की कॉपी होती है उसका क्या फ़ायदा है। तो सबसे पहले यहाँ पे डीएनए की फुल फॉर्म दी गई है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए के बारे में पूछा जाए तो है क्या, एक जेनेटिक मटेरियल है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं आपके न्यूक्लियस ऑफ द सेल। जैसे ये सेल है, सेल का जो हमारा सेंट्रल पोर्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है हमारा डीएनए क्रोमोसोम्स के ऊपर। और डीएनए का काम क्या है, प्रोटीन की सिंथेसिस करना। और प्रोटीन क्या करेगी, जिस तरह के प्रोटीन बनाए हैं डीएनए ने उस तरह की हमारी बॉडी का डिज़ाइन बनेगा। तो जिस तरह का प्रोटीन होगा उसी तरह का क्या होगा, बॉडी का डिज़ाइन बनेगा। जैसे कि जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं एनिमल्स के अंदर, उनके अंदर इस तरह के प्रोटीन बनते हैं कि जिस तरह उनकी बॉडी का डिज़ाइन है। और हमारे अंदर इस तरह के प्रोटीन बनते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी का डिज़ाइन ऐसा है। तो देख पा रहे हैं आप यहाँ पे डायग्राम में, चेक कीजिए क्या है। ये देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिखाया गया है आपको डीएनए, ये डीएनए है। डीएनए के बाद ये आपको क्या बताया गया है, डीएनए के अंदर क्या प्रेजेंट होगा आपका प्रोटीन। डीएनए प्रोटीन की फॉर्मेशन करेगा, फिर प्रोटीन से क्या बनेगा हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर। तो डीएनए के ऊपर डिपेंड करता है बॉडी का स्ट्रक्चर किसी भी इंडिविजुअल की। और जो डीएनए है वो कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होता है, पेरेंट्स से उनके बच्चों के अंदर। इसलिए जो पेरेंट्स हैं उनसे मैच होते हैं बच्चे, ठीक है। जैसे पेरेंट्स है वैसे ही क्या होंगे उनके बच्चे, क्योंकि डीएनए तो कहाँ से आया है, पेरेंट्स से ही ट्रांसफर हुआ है ना। तो ये है आपके फर्स्ट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, वाई इज द वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पीशीज बट नॉट नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल। जो वेरिएशन है वो किसी एक इंडिविजुअल से अच्छा है, पूरी स्पीशीज के अंदर वेरिएशन आए उसका फ़ायदा ज़्यादा है एक इंडिविजुअल के कंपैरिजन में। तो देखिए जैसे मान लिया हमारे पास कोई भी पॉपुलेशन ले ले, जैसे हम ह्यूमन बीइंग की ले ले, एक तो एक इंडिविजुअल में वेरिएशन आए, वेरिएशन मतलब चेंज आए, जीन्स के अंदर चेंज आ जाए। और एक पूरी ही कम्युनिटी, पूरे ही ह्यूमन बींग्स के अंदर, सभी के अंदर, हमारी जो पूरी स्पीशीज़ है सभी के अंदर वेरिएशन आ जाए, तो सभी के अंदर वेरिएशन आने का फ़ायदा क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो देखिए वेरिएशंस कब आते हैं, जब हमारी जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वो हमारे फेवरेबल ना हो, ड्रास्टिक हो जाए। जैसे कि अब ह्यूमन बींग्स हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी में नहीं जिंदा रह सकते, बहुत ज़्यादा सर्दी के अंदर भी जिंदा नहीं रह सकते हम। इसका मतलब कि टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाए या एकदम से कम हो जाए। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है बैक्टीरिया का। अगर मान लिया बैक्टीरिया पानी के अंदर रहते हैं और पानी का टेम्परेचर एकदम से बढ़ गया है तो बैक्टीरिया क्या कर पाएंगे, अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो कौन से बैक्टीरिया सर्वाइव कर पाएंगे वहाँ पे, जिनकी बॉडी के अंदर, जिनके जीन्स के अंदर क्या आ गया है, वेरिएशंस आ गया है। मान लिया 100 बैक्टीरिया हैं, 100 में से 4-5 की बॉडी के अंदर क्या आ गया है, जो हाई टेम्परेचर को अंदर रेजिस्टेंस है, जो हाई टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं, तो वो 4 ही बैक्टीरिया बचेंगे। अगर किसी की बॉडी के अंदर भी वेरिएशन नहीं आएगा तो कोई भी उनमें से बच नहीं पाएगा, तो बैक्टीरिया की जो पूरी स्पीशीज़ है वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए पूरी स्पीशीज़ के अंदर वेरिएशंस आना क्या है, जरूरी है। तो वेरिएशन से किसके चांस बढ़ गए हैं, वेरिएशन से चांस बढ़ गए हैं सर्वाइवल। सर्वाइवल मतलब जिंदा रहने की, किसके, किसी भी स्पीशीज के। तो वेरिएशंस पूरे ग्रुप में आना जरूरी है, एक इंडिविजुअल में वेरिएशन आने से काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 133 से है आपका एक क्वेश्चन, हाउ डज बाइनरी फिजर डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिजन। तो एक बार पहले आप डायग्राम चेक कर लीजिए। ये है आपका बाइनरी फिजन, और बाइनरी फिजन भी किसके अंदर, अमीबा के अंदर। स्टार्टिंग में देखिए आपको एक पेरेंट सेल नजर आ रहा है और लास्ट में डिवीजन होने के बाद 2 डॉटर अमीबा आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो डिवीजन हुआ ना, तो कितना डिवीजन हुआ, बाइनरी, मतलब बाइनरी में एक आपका अमीबा था, उससे 2 अमीबा बन गए हैं। फिजन होके एक अमीबा से 2 अमीबा टूट गए हैं, 2 बन गए हैं, तो बाइनरी फिजन हुआ। अभी आप देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम का है। नेक्स्ट आपका एग्जांपल, यहाँ पे कैसा फिजन है, मल्टीपल। आपको दिख रहे हैं यहाँ पे कितने सारे सेल्स बने हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे फिजन कैसा हुआ है, मल्टीपल। तो प्लाज्मोडियम के अंदर कैसा फिजन होता है, मल्टीपल। यहाँ पे एग्जांपल याद रखेंगे आप। अमीबा के अंदर कैसा फिजन होगा, बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन में कैसे फिजन होता है, सबसे पहले जो न्यूक्लियस आपको दिख रहा है यहाँ पे, न्यूक्लियस क्या करेगा,
न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू कर देगा। देखिए 2 न्यूक्लियस बनने शुरू हो गए हैं। फिर धीरे धीरे जो साइटोप्लाज्म वाला हिस्सा है वो भी डिवाइड करेगा और उसके बाद में कुछ टाइम बाद आपका क्या हो जाएगा, 2 अलग अलग सेल्स बन जाएंगे। तो इस तरह के फिजन में जिसमें एक सिंगल सेल डिवाइड करके कितने सेल्स बनाता है, 2 सेल्स, और दोनों सेल्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। और इसमें एग्जाम्पल क्या है आपका, अमीबा और बैक्टीरिया, वो बाइनरी फिजन करते हैं और ये एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अगर हम मल्टीपल फिजन की बात करें तो मल्टीपल फिजन में क्या होगा, एक सिंगल सेल इस तरह से डिवाइड करेगा कि क्या बनेंगे, मैनी डॉटर सेल्स। और जिसका एग्जाम्पल दिखाया गया है, अमीबा भी है और पैरामीशियम भी। मतलब अमीबा के अंदर मल्टीपल फिजन भी होता है, जब इनको ऐसा लगता है कि इनकी स्पीशीज खत्म होने के कगार पे है तब ये मल्टीपली डिवाइड करते हैं। नॉर्मल सिचुएशन में जब सुटेबल कंडीशंस है, टेम्परेचर वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको, तो ये बाइनरी फिजन करते हैं। और जब एडवर्स कंडीशन हो जाती है तब ये किस तरह का फिजन करते हैं, मल्टीपल। तो अमीबा को आप दोनों के अंदर ही रख सकते हो, बाइनरी भी और मल्टीपल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ इट्स रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स। तो देखिए स्पोर्स एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जिससे स्पोर फॉर्मेशन से एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, क्या फायदा है। तो सबसे पहले जो स्पोर्स बनते हैं उनके नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं। और जो स्पोर्स आपके कहाँ पे पैक होते हैं, किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये होते हैं आपके स्पोरेंजिया। जैसे मान लिया मैं यहाँ पे फंगस का एक डायग्राम बनाऊँ तो फंगस में क्या है, ये यहाँ पे जहाँ पे इकट्ठे हैं आपके सारे के सारे स्पोर्स, इस पूरे बल्ब को हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया। और इस स्पोरेंजिया के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे स्पोर्स होते हैं। और जब ये स्पोर्स मैच्योर हो जाते हैं तो स्पोरेंजिया ब्रस्ट कर जाएगा, फट जाएगा और सारे के सारे स्पोर्स कहाँ निकल के चले जाएंगे, जो आपके स्पोर्स हैं, ये सारे जो स्पोर्स हैं ये कहाँ पे चले जाएंगे, आपके एनवायरनमेंट में, एयर्स के अंदर फैल जाएंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हमने लिया है, स्पोरेंजिया का डायग्राम दिखाया आपको किस तरह से होता है। ये स्पोर्स जब ब्रस्ट होंगे, स्पोरेंजिया ब्रस्ट होगा तो जो स्पोर्स होंगे वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इजिली, किसके थ्रू, क्योंकि बहुत हल्के होते हैं और ये हवा के थ्रू ही कहाँ चले जाएंगे, फार प्लेसेस पे, दूर दूर प्लेसेस तक ये क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। और जब दूर दूर तक प्लेसेस तक जाएंगे तो इनमें जो कंपटीशन है वो कंपटीशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। स्पोर्स की और एक फ़ायदा क्या है, इनकी जो वॉल्स होती है वो थिक वॉल होती है। थिक वॉल, जैसे कि मान लिया ये स्पोर है, इसके बाहर एक वॉल प्रेजेंट होगी, थिक वॉल होगी वो। और वॉल क्या करेगी, जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो इसको डिहाइड्रेशन से बचाएगी। डिहाइड्रेशन मतलब इसके अंदर जो सेल कंटेंट के अंदर जो वाटर है उसको लॉस करने से बचाएगी। तो ये था हमारा स्पोर्स की एडवांटेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3। Can you think of the reason why more complex organism can't give to new individual through regeneration? देखिए जो more complex organism है, जैसे कि हम अपनी बात करें, हमारी बॉडी के अंदर एक सेल से या कुछ एक बॉडी पार्ट से पूरी बॉडी नहीं बन सकती। मान लिया किसी का हाथ कट गया या पैर कट गया, अब ये नहीं है कि उसको दोबारा से पैर आ जाएगा, दोबारा से उसको हाथ आ जाएगा, नहीं आएगा, क्योंकि हमारी बॉडी के कुछ पार्ट ही रीजनरेट करते हैं, बाकी सभी पार्ट्स में, सभी सेल्स में रीजनरेशन नहीं होती। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है आपके यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स में से, या फिर जो आपको यहाँ पे हाइड्रा और प्लेनेरिया का एग्जाम्पल दिया गया है। हाइड्रा प्लेनेरिया चेक कीजिए आप, ये 2 एग्जाम्पल है आपके। ये क्या करते हैं, ये ऐसे इंडिविजुअल हैं, अगर इनकी बॉडी का कोई एक पार्ट भी बचे तो वहां से भी क्या कर जाते हैं, ये रीजनरेशन। क्या करते हैं, वहां से भी रीजनरेशन। तो हाइड्रा और प्लेनेरिया, कोई भी बॉडी पार्ट होगा उससे क्या करेंगे, पूरा नया का नया पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। किससे, बॉडी पार्ट से। लिखा हुआ है ना, पर न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म फ्रॉम बॉडी पार्ट। और इस मेथड से जो रिप्रोडक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। मतलब रीजनरेट हो गया, दोबारा से पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया किसी बॉडी पार्ट से। ये किसके अंदर एग्जाम्पल लिखा है हमने यहाँ पे, हाइड्रा और प्लेनेरिया। अब इस तरह का क्यों होता है इन ऑर्गेनिज्म के अंदर, क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर हर जगह पे एक जैसे ही सेल्स होते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स होते हैं, और हर सेल के अंदर पावर होती है रीजनरेशन की, ग्रोथ करने की, डेवलपमेंट करने की। तो इसलिए क्या करते हैं, ये रीजनरेशन करते हैं। अब हम अपनी बात लें, हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, और ऑर्गन सिस्टम लेवल में अलग अलग ऑर्गन्स मिलकर काम करते हैं, इंटरकनेक्टेड यूनिट में काम करते हैं। तो उनके अंदर जो रीजनरेशन की जो पावर है वो लॉस्ट हो जाती है। लेकिन कुछ एक बॉडी पार्ट है जिनके अंदर रीजनरेशन की पावर हमारी क्या हो जाएगी, जैसे कि हमारा लीवर है, उसके भी कुछ एक सेल्स ही हमारे क्या कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं। एक ये लास्ट यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट है आपकी लाइन, दे कैन रीजनरेट देयर लॉस्ट बॉडी पार्ट। कौन कौन से बॉडी पार्ट है जो हमारी बॉडी के अंदर लीवर के अलावा जो रीजनरेट कर सकते हैं, स्किन है, मसल्स है, ब्लड है। स्किन, मसल्स एंड ब्लड।
ये क्या कर सकते हैं, रीजनरेशन कर सकते हैं। लेकिन इन पार्ट से हमारी पूरी बॉडी की रीजनरेशन, मतलब पूरा इंडिविजुअल नहीं बन सकता। प्लेनेरिया का भी डायग्राम आपके बुक के अंदर गिवन है और हाइड्रा का भी डायग्राम आपके बुक के अंदर गिवन है, तो चेक कर लेंगे आप प्लेनेरिया का भी और हाइड्रा का भी। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन का नाम इंसुलिन, थायरोक्सिन और उसके बाद है आपका ओस्ट्रोजन। ये सारे आपके ह्यूमन बींग से रिलेटेड हार्मोन है। इंसुलिन भी है, थायरोक्सिन भी है, ओस्ट्रोजन भी है। तो यहाँ पे कौन सा हार्मोन है आपका प्लांट से रिलेटेड, साइटोकाइनिन, ये प्लांट हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और भी आपके हॉर्मोन्स है प्लांट के, जैसे कि इथाइलिन हो गया, ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया। तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या है, साइटोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज डीएनए कोपिंग एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। जब रिप्रोडक्शन होती है तो उस टाइम पे चाहे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, डीएनए की कॉपी होती है। मतलब जो पेरेंट सेल होते हैं उससे जो ऑफस्प्रिंग बनता है उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल्स डीएनए की फॉर्म के अंदर ट्रांसफर होता है। तो ऐसा क्या है, डीएनए की कॉपी होना जरूरी क्यों है। तो देखिए डीएनए की कॉपी होना जरूरी क्यों है, क्योंकि जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बात की थी, डीएनए ही डिसाइड करेगा इंडिविजुअल की जो बॉडी डिजाइन है। जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया जैसा बनेगा, तो उसका बॉडी डिजाइन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो बैक्टीरिया के अंदर डीएनए प्रेजेंट है, आरएनए प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो डीएनए है वो क्या करता है, बॉडी डिजाइन को डिसाइड करता है। और इसके अलावा क्या है, जो रिप्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डीएनए के थ्रू, केमिकल रिएक्शन के थ्रू एक डीएनए की जो क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी। जैसे मान लिया एक सेल है हमारी बॉडी के अंदर, उससे 2 सेल बनेंगे तो दोनों सेल्स के अंदर क्या हो जाएगा, डीएनए कॉपी हो जाएगा। और जब डीएनए की कॉपी होती है तो इससे क्या होगा, इट ऑलवेज टेक प्लेस अलोंग विद द क्रिएशन ऑफ एडिशनल सेलुलर स्ट्रक्चर। इससे हमारा एक एडिशनल सेलुलर स्ट्रक्चर क्रिएट होगा। इसलिए हम बोलते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर सेल डिवीजन होती है और जो पुराने सेल्स हैं उनसे क्या बनते हैं, नए सेल्स। और नए सेल्स जब बनते हैं उनके अंदर होता क्या है, डीएनए कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 140 से है ये क्वेश्चन, हाउ इज द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन डिफरेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। पोलिनेशन और डिफरेंट फर्टिलाइजेशन एक दूसरे से अलग कैसे है। पोलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ट्रांसफर होगा पोलन ग्रेन्स का, कहाँ से कहाँ, एंथर से लेकर स्टिग्मा। और इस प्रोसेस, ये प्रोसेस किसकी हेल्प से होता है, ये होता है आपका हवा, पानी, बर्ड्स और कुछ एक इंसेक्ट, जो किसमें हेल्प करते हैं, पोलिनेशन में। तो देखिए इसके लिए आपको फ्लावर का डायग्राम्स पता होना चाहिए। फ्लावर्स के डायग्राम में क्या होगा, जैसे ये कि मैंने यहाँ पे थैलेमस बना दिया है, इसके बाद आपके सेपल्स बना दिए हैं, उसके बाद आपकी ये कलरफुल पार्ट है पेटल्स, उसके बाद आपका ये फीमेल पार्ट है, उसके बाद आपका यहाँ पे ये मेल पार्ट बना दिया है, मेल पार्ट। जो मेल पार्ट के ऊपर जो एंथर है, ये आपको एंथर नजर आ रहा है यहाँ पे, ये क्या है, एंथर, ये एंथर है। एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, पोलन ग्रेन्स। तो जो ये पोलन ग्रेन्स है, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं, ये उड़ के कहाँ पे चले जाते हैं, स्टिग्मा के पास, स्टिग्मा के पास, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या होगा, स्टिग्मा के थ्रू फिर ये कहाँ जाएंगे, फीमेल की ओवरी के अंदर। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स कहाँ से, एंथर से, किसके पास, स्टिग्मा के पास। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पोलिनेशन। हवा से भी हो सकता है पोलिनेशन, इंसेक्ट से भी हो सकता है, बर्ड से भी हो सकता है, वाटर से भी हो सकता है। फर्टिलाइजेशन इससे बिल्कुल अलग प्रोसेस है। फर्टिलाइजेशन में जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट से क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और जब फ्यूज होगा तो बनता क्या है, जाइगोट बनेगा। क्या मतलब, एक तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की गई है। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तब क्या होता है हमारा, फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the role of seminal vesicle and prostate gland? सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड ये ह्यूमन का जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं दोनों ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड। इनका काम क्या है, जो स्पर्म्स टेस्टिस के अंदर बने हैं उन स्पर्म्स को फ्लूइड मीडियम देना, जिसकी वजह से वो क्या कर सके, इजिली ट्रांसपोर्ट कर सके, किसका, स्पर्म्स का, मतलब फ्लूइड प्रोवाइड करवाना स्पर्म्स को। इसके अलावा स्पर्म्स क्या है, एक तरह के सेल्स हैं, उन सेल्स को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाना। न्यूट्रिएंट किसकी फॉर्म में, फ्रक्टोज हो गया, कैल्शियम हो गया, एंजाइम्स हो गया। तो एक तरह से ये ग्लैंड्स स्पर्म्स को सरवाइव करने में हेल्प करते हैं। और आज हम यही बोल सकते हैं ना, उनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको फ्लूइड मीडियम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक तरह से उनको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, एक तरह से उनको लाइफ प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द चेंजेस सीन इन द गर्ल्स एट द टाइम ऑफ द प्यूबर्टी। प्यूबर्टी कौन सी एज होती है,
जो कि आपकी 12 साल से लेकर 18 साल के बीच की उम्र है, उसको प्यूबर्टी एज बोलते हैं। तो गर्ल्स के अंदर कौन से चेंज देखने को मिलते हैं? एक तो सबसे पहले ब्रेस्ट का साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जो निपल्स हैं उनकी स्किन कैसी होनी शुरू हो जाएगी, जो टिप है वो ब्लैक होनी शुरू हो जाएगी। हेयर्स अपीयर होने शुरू हो जाएंगे जो जेनिटल एरियाज है उनके ऊपर। उसके बाद है हेयर्स की ग्रोथ कहाँ पे शुरू हो जाएगी? स्किन के ऊपर, जैसे कि अंडर आर्म्स हो गए, फेस हो गए, हैंड्स हो गए, लेग्स हो गए। एक तरह से हेयर की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। क्या रीज़न है? हॉर्मोन्स बनते हैं इस टाइम पे हमारी बॉडी के अंदर, और वो हॉर्मोन्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं इस टाइम पे। तो इस टाइम पे हमारी जो बॉडी की सेकेंडरी ग्रोथ है वो ज़्यादा होती है। नेक्स्ट उसके बाद इंक्रीज इन द साइज ऑफ द यूट्रस। जो यूट्रस का साइज होता है फीमेल के अंदर, जो ओवरी का साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो फीमेल के अंदर जो मंथली जो प्रॉब्लम है वो शुरू हो जाएंगी, उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। किस टाइम पे शुरू होता है ये? प्यूबर्टी के टाइम पे। मोर सिक्रीशन ऑफ ऑयल फ्रॉम द स्किन, स्किन से ऑयल ज़्यादा सिक्रेट होना शुरू हो जाएगा, पिंपल्स आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इस टाइम पे हमारे हार्मोन्स क्या हैं? ज़्यादा एक्टिवेट हैं, और वो हार्मोन्स क्या करेंगे? हमारी स्किन के अंदर ऑयल की सिक्रेशन, ऑयल ग्लैंड्स को एक्टिवेट कर देंगे, और फेस कैसा लगना शुरू हो जाएगा? ऑयली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ये सारे फीमेल से रिलेटेड थे। हाउ डज द एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट इनसाइड द मदर बॉडी? जो मदर की बॉडी के अंदर जो एम्ब्रियो बना है फर्टिलाइजेशन के बाद, जाइगोट के बाद जो एम्ब्रियो बना है, तो वो अपनी मदर की बॉडी से नरिशमेंट, जो खाना पीना है, वो कैसे लेगा? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, फीमेल की जो बॉडी है उसका जो यूट्रस पार्ट है वहाँ पे बच्चा जो एम्ब्रियो है वो 9 मंथ तक वहाँ पे डेवलप करता है। हाउ मैनी मंथ्स? 9 मंथ्स। अब 9 मंथ में वो खाना पीना कहाँ से लेगा? यूट्रस से ही लेगा। तो यूट्रस में सबसे पहले आता क्या है? एम्ब्रियो। तो आपको मैं बता देती हूँ एम्ब्रियो कहाँ से बनता है। फर्टिलाइजेशन हुई, मेल और फीमेल सेक्स सेल्स के अंदर जाइगोट बना। ये क्या लिखा है मैंने? जाइगोट। जाइगोट थोड़े टाइम तक डेवलपमेंट करेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाएगा, जिसको हम क्या बोल देंगे? एम्ब्रियो। तो जो ये एम्ब्रियो बना है, ये एम्ब्रियो फीमेल के कहाँ पे आ जाएगा? यूट्रस के अंदर। और यूट्रस के अंदर ये किससे चिपक जाएगा? छोटे छोटे हेयर लाइक, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको हम बोलते हैं विलाई। क्या बोलते हैं? विलाई। विलाई ये आपने वर्ड और कहीं पे भी पढ़ा है ना? सोचिए कहाँ पढ़ा है हमने इसको? कहाँ किया है? जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे विलाई की बात की थी हमने। जब रेस्पिरेटरी सिस्टम किया वहाँ पे हमने विलाई की बात की थी। और विलाई का काम क्या होता है? सरफेस एरिया इंक्रीज कर देना। और सरफेस एरिया किसके लिए इंक्रीज करेगा ये? क्योंकि ये मदर के ब्लड से ही अपना खाना पीना लेगा, सारा काम वहीं से करेगा, ऑक्सीजन लेगा, न्यूट्रिएंट्स लेगा, एक्सचेंज करेगा। तो सारा काम कहाँ से करना है? इसको मदर से ही लेना है। तो वहाँ से ये क्या कर देगा? एरिया ऑफ एक्सचेंज को बढ़ा देगा विलाई के थ्रू। उसके बाद एक और स्पेशल टिश्यू है, ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे, एक और स्पेशल टिश्यू है। उस स्पेशल टिश्यू का नाम क्या है? प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। जो यूट्रस की वाल से किससे कनेक्टेड रहता है? बच्चे के साथ, मतलब जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के साथ। और जो एम्ब्रियो के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है या जो भी उसको खाना पीना है, वो सारा प्लेसेंटा के थ्रू क्या होगा? बॉडी के अंदर पहुंच जाएगा। एम्ब्रियो की बॉडी के अंदर जो भी एम्ब्रियो के अंदर वेस्ट है वो प्लेसेंटा के थ्रू मदर की बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। तो एक तरह से आप बोल सकते हो, एक तो विलाई मेन काम करती हैं मदर की बॉडी के अंदर जो एम्ब्रियो है उसको नरिशमेंट करने में, और दूसरा मेन फंक्शन किसका है? प्लेसेंटा का है। दूसरा मेन फंक्शन किसका है? प्लेसेंटा का है। एक स्पेशल टिश्यू है। अब आपसे कोई पूछे व्हाट इज अ प्लेसेंटा, आप क्या बताओगे? इट इज अ स्पेशल टिश्यू जो स्पेशल काम करता है। क्या काम करता है? एम्ब्रियो को नरिशमेंट देने का, ऑक्सीजन देने का, उससे वेस्ट बॉडी से बाहर रिमूव करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये। If the woman is using a copper tea, will it helps in protecting her from sexually transmitted disease? मान लिया कि एक वुमेन है, उसने कॉपर टी यूज़ करवाया है एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, वो यूज़ कर रही है, तो क्या वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से उसको बचा पाएगा? नहीं बचा पाएगा, क्योंकि जो कॉपर टी है उसका काम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचाने का नहीं है। उसका एक काम है, जो फीमेल की जो सीमेन है उसकी एंट्री को वो रोकता है, ठीक है। और जिसकी वजह से, और दूसरा काम क्या है, जो इम्प्लांटेशन होता है एम्ब्रियो का यूट्रस के अंदर, क्योंकि यूट्रस के अंदर क्या लगा दी जाती है? कॉपर टी लगा दी जाती है, तो यूट्रस के अंदर जगह नहीं बचती कि वहाँ पे एम्ब्रियो क्या हो जाए, उसकी वॉल के साथ चिपक जाए, यूट्रस की वॉल के साथ। तो किसके इम्प्लांटेशन को रोकता है?
एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन को कौन रोकता है? कोपर्टी रोकता है। और एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन करता कहाँ पे? इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में किया ना हमने, यूट्रस के अंदर। और यूट्रस में लगा क्या दिया जाता है? कोपर्टी लगा दी जाती है। इसलिए यूट्रस में जो इम्प्लांटेशन होती है एम्ब्रियो की वो नहीं होगी।